हेलो स्टूडेंट, पीछे लेक्चर में हम लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई इन दोनों को हम लोगों ने देख लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? हम बोलते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एटम है, ठीक है, ये हमारे पास कोई एटम है और इस एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हम एनर्जी क्यों देते हैं? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ क्या करके रखा है, अट्रैक्ट करके रखा है, और हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। तो इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने की जो एनर्जी हम देते हैं, इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्लियर? अब देखिए, ये आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड किस पर करता है? तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स दैट कि न्यूक्लियस पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उतना ही स्ट्रांगली क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और जितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। तो हम बोलते हैं कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वह स्क्रीनिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ये जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है जो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, इट मीन्स दैट कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? एक स्क्रीन होता है, ठीक है, एक स्क्रीन के जैसा बिहेव करता है किसके किसके बीच में? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, ये एक स्क्रीन का काम करता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना स्ट्रांग होगा, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा? कम होगा। तो ये जितना ज्यादा रिपेल करेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उतना ही न्यूक्लियस से क्या होगा? दूर जाएगा, और जब दूर जाएगा तो अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा, और जब अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना क्या होगा? इजी होगा। तो हम ये कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वह स्क्रीनिंग इफेक्ट के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वह डिपेंड करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वह डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटर पे। ठीक है, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटर जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटर जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं डी का, D5 हाफ फील्ड है, वहीं D10 क्या है? फुल्ली फील्ड है। F7 हाफ फील्ड है, F14 फुल्ली फील्ड है, P3 हाफ फील्ड है, P6 फुल्ली फील्ड है। तो ये जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटर होते हैं ये स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं? ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी के कारण। ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी के कारण ये हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटर क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, और स्टेबल होने के कारण इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि जब ये स्टेबल होगा तो इसे इलेक्ट्रॉन निकाल पाना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटर, या हम कह सकते हैं एक्सचेंज एनर्जी पे। जितनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। अच्छा देखिए, एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, तो इसको समझिए। ठीक है, अगर हम यहाँ डिस्कस करते हैं D4 और D5,
D4 और D5, D4 और ये क्या है D5, ठीक है। D4 में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 और D5 में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। तो अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो डीजेनरेट ऑर्बिटल में क्या होता है कि सेम स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपना पोजीशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो जब अपना पोजीशन एक्सचेंज करते हैं तो एनर्जी क्या करते हैं लिबरेट करते हैं, और जब एनर्जी लिबरेट करते हैं उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी लिबरेट करेंगे उतनी ज़्यादा क्या आएगी स्टेबिलिटी आती है। हम ये जानते हैं कि एनर्जी का स्टेबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है, जितनी कम एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो अगर हम D4 में अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो D4 में क्या होता है कि पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ अपना पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवें के साथ। कितने एक्सचेंज पॉसिबल हो गए, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। और क्या हो सकता है दूसरे का तीसरे के साथ, दूसरे का चौथे के साथ, कितना एक्सचेंज हो गया 2। और क्या हो सकता है तीसरे का चौथे के साथ, कितना एक्सचेंज हो गया 1। तो टोटल एक्सचेंज कितना हो गया 4 2 6 और 1 7, यहाँ पर 7 एक्सचेंज पॉसिबल है। जबकि अगर हम यहाँ बात करते हैं तो पहले का दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवें के साथ कितना एक्सचेंज हो गया, तो यहाँ पर एक्सचेंज हो गया 1 2 3 4, 4 एक्सचेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना एक्सचेंज हो गया 4 हो गया। अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे एक कम होगा ना, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, ठीक है, यहाँ पे एक कम होगा, ठीक है, यहाँ पर 3 ही होगा, ठीक है ना। तो 3 + 2 5 और 1 6 एक्सचेंज। और यहाँ पर क्या होगा दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवें के साथ 4 एक्सचेंज हो गया। फिर दूसरे का तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवें के साथ कितना एक्सचेंज हो गया 3। फिर क्या होगा तीसरे का चौथे के साथ, पांचवें के साथ कितना हो गया 2। फिर चौथे का पांचवें के साथ कितना हो गया 1। तो टोटल एक्सचेंज कितना हो गया 4 + 3 7 2 9 और 1 10 एक्सचेंज होगा। तो यहाँ एक्सचेंज ज़्यादा हो रहा है, तो जितना ज़्यादा एक्सचेंज होगा एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज होगी। और ये रीजन है कि D5 की जो है स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, D4 से, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी क्या है ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा लिबरेट हो रहा है, ठीक है। तो D5 में एनर्जी ज़्यादा लिबरेट हो रहा है, D4 में एनर्जी क्या हो रहा है कम लिबरेट हो रहा है, इसलिए D5 की स्टेबिलिटी क्या होगी ज़्यादा होगी। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग हैं, ठीक है, कि हमने क्या कहा कि आयंस एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्किनिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फ्री ऑर्बिटल के क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इट मींस दैट एक्सचेंज एनर्जी के क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और वैसे एनर्जी भी उतनी क्या होगी ज़्यादा होगी। क्लियर है, चलिए अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आयनाइजेशन एनर्जी को लेकर के। तो देखिए अगर हम डी ब्लॉक के आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डी ब्लॉक की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो एस ब्लॉक के एलिमेंट से क्या होती है, एस ब्लॉक के एलिमेंट से ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जैसे जैसे पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, तो साइज क्या करती है डिक्रीज करेगी। साइज डिक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा मुश्किल होता जाएगा। क्यों, क्योंकि साइज डिक्रीज होने से क्या होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा कम होगा। डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा ज़्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना क्या होगा डिफिकल्ट होगा। तो हम जानते हैं कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी साइज जो होती है एस वाले से क्या होती है छोटी होती है। तो जब साइज कम है तो उसकी आंसर एनर्जी क्या होगी ज़्यादा होगी। तो पहला पॉइंट ये है स्टूडेंट कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इनकी आंसर एनर्जी जो होती है वो एस ब्लॉक के एलिमेंट से क्या होती है ज़्यादा होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट से कंपेरिजन करें, अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट से अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो होगी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो डी वाले से भी क्या होगी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो साइज होती है वो डी ब्लॉक एलिमेंट से भी क्या होती है स्मॉल होती है। तो चूंकि इसकी साइज स्मॉल तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, इसकी साइज उससे क्या होगा ज़्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, और इसकी साइज क्या होगी डी से भी ज़्यादा होता है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी उससे भी क्या हो गई कम हो गई। क्लियर। अब देखिए, अब जब भी हम किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई मेटल है और मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहा हूं, ठीक है, M+,
ठीक है। ये मान लीजिए हमारे पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है। आइसोलेटेड गैसियस एटम से मैं एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहा हूँ। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करूंगा तो m पर कैसा चार्ज आएगा, +1, ठीक है। इट मीन्स दैट हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है। तो यहाँ पर जो एनर्जी आएगी उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जब हम इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो इस पर m पे चार्ज आएगा +2 और इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब इससे हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है, तो ये होगा m+3 और इसको हम बोलेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब स्टूडेंट यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब हम किसी भी मेटल से पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या होता है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब देखिए जैसे जैसे हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन को निकालते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्शन लग रहा है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण जो न्यूक्लियस होगा वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मीन्स दैट कि जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है, किसी भी मेटल की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी किससे, सेकेंड से, और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी किससे, फर्स्ट से। तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी सेकेंड से, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी फर्स्ट से। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, जो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वह क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपको मालूम है कि जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसको हम केटायन बोलते हैं। और केटायन की साइज जो होती है हमेशा अपने पेरेंट से क्या होती है, छोटी होती है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे साइज छोटी होती जाएगी, साइज छोटी जाती जाएगी, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता जाएगा, डिफिकल्ट होता जाएगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, देखिए अब अगर हम बात करते हैं इन पीरियड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पीरियड्स में बात करते हैं अगर हम, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड मिलता है हमें है स्टूडेंट, वह रेगुलर ट्रेंड नहीं मिलता है। इट हैव इरेगुलर ट्रेंड along the period. It have irregular trend. It have irregular trend. ठीक है, ये irregular trend रखता है। क्यों irregular trend रखता है? ड्यू टू, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि आपको मालूम है कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 2 में देखिएगा, आपको मैंने पढ़ाया है कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-1d 1 to 10 ns 1 to 2। ठीक है, होता क्या है कि इसका जो n-1d ऑर्बिटल है और जो ns ऑर्बिटल है, इनके बीच एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही कम होता है, और डिफरेंस बहुत ही कम होने के कारण, ठीक है, इनके आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या मिलता है, इरेगुलर ट्रेंड मिलता है। ठीक है, कभी पता चलता है आपने एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन ns का निकल गया, कभी n-1d का निकला, कभी इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके ns में चला गया। तो यहाँ पर जो ट्रेंड मिलता है वो रेगुलर ट्रेंड नहीं मिलता। ठीक है, क्यों नहीं मिलता? अगर आपसे कोई पूछता है अगर कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी का रेगुलर ट्रेंड क्यों नहीं मिलता, तो आप क्या बताओगे? ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d एंड ns ऑर्बिटल। जो n-1d और ns ऑर्बिटल है उसके बीच में एनर्जी का डिफरेंस क्या है, बहुत ही कम है, जिसके कारण यहाँ पर क्या मिलता है, इरेगुलर ट्रेंड मिलता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये तो बात हो गई पीरियड को लेकर के। अब अगर हम ग्रुप में बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम ग्रुप में बात करते हैं तो देखिए 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, समझिएगा, ग्रुप नंबर 3rd, 4th एंड 12। ठीक है, आपको मालूम है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो 3rd ग्रुप से लेकर के कहाँ तक होते हैं, 12 ग्रुप तक होते हैं। ठीक है, 3D में सबसे पहले क्या आ जाता है, स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, और लास्ट में क्या आ जाता है, जिंक 12th में। फिर यहाँ पर क्या आता है, इटर्बियम,
जर्कोनियम और लास्ट में आपका आता है कैडमियम। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है लैंथेनम, हाफनियम और लास्ट में क्या आता है मरकरी। अब यहाँ पर था देखिए ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो हमको मालूम है कि टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है। जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स क्या करता है बढ़ता है। सेल्स बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा इजी होगा। इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाती है कम होती जाती है। तो हम ये देखते हैं कि जब ग्रुप थर्ड में अगर हम देखते हैं तो ग्रुप थर्ड में हमको क्या मिलता है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वह 3D का मतलब स्कैंडियम का इटर्बियम से ज़्यादा है, और इटर्बियम का क्या है लैंथेनम से क्या है ज़्यादा है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम बात किसकी की है, हमने बात किया है 3D सीरीज की। ये हो गया 3D सीरीज, ठीक है। तो 3D सीरीज में हमको क्या मिला है, स्कैंडियम से इटर्बियम किया, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज किया, इटर्बियम से लैंथेनम किया, आयनाइजेशन एनर्जी क्या किया डिक्रीज किया। क्यों डिक्रीज किया, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या किया, एटॉमिक साइज जो है वह डाउन द ग्रुप क्या किया डिक्रीज किया। इसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या किया डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप जाने पे क्या कर रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, जिससे आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ग्रुप नंबर 4 से लेकर 12 तक अगर हम बात करते हैं, ग्रुप नंबर 4 से लेकर के अगर हम 12 तक बात करें, ये लीजिए ग्रुप नंबर 4 से लेकर के 12 तक, तो हमको यहाँ पर क्या मिलता है कि जब ग्रुप नंबर 4 से 12 जाते हैं, ठीक है, तो हमको ये देखने को मिलता है कि जब हम 3D से 4D जाते हैं, ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज किया, डिक्रीज करना भी चाहिए क्योंकि साइज इंक्रीज किया। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज किया तो डिक्रीज करना भी चाहिए क्योंकि क्या हुआ, आयनाइजेशन एटॉमिक साइज क्या किया, एटॉमिक साइज इंक्रीज किया, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज किया तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज किया। लेकिन जब हम 4D से 5D जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है 5D की वो 3D और 4D दोनों से क्या हो गया ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर आर्डर देखें तो हाफनियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है किससे, टाइटेनियम से, और टाइटेनियम की ज्यादा है किससे, जर्कोनियम से। अब यहाँ पर इरेगुलर ट्रेंड क्यों मिला, तो यहाँ पर इरेगुलर ट्रेंड इसलिए मिला क्योंकि 5D के केस में क्या हुआ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ। क्या हुआ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब पुअर सीडिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। देखिए हुआ क्या कि जब लेंथेनम से हम हाफनियम गए तो 14 एलिमेंट्स की एंट्री हुई, 14 एलिमेंट्स की क्या हुई एंट्री हुई, जिसको हम लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं, और जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं 4f में जाते हैं। तो हम ये कहते हैं जैसे ये न्यूक्लियस है और ये 4f है, ठीक है, ये आपका 5D है और ये आपका क्या है 6s है। तो 6s के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम हाफनियम से मरकरी जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ता जा रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है न्यूक्लियस में। तो जब न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन का चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो 4f वाले जो इलेक्ट्रॉन जो 14 हैं, ठीक है, जो लेंथेनम से हाफनियम के बीच में आ रहे हैं, हम जानते हैं इनकी सीडिंग क्या होती है, पुअर होती है। सीडिंग पुअर होने से इनके कारण जो रिपल्सन लग रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वो क्या लग रहा है कम लग रहा है। तो जब रिपल्सन कम लगेगा तो न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ने के कारण नेट अट्रैक्शन क्या कर जाता है, बढ़ जाता है इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो जब इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर नेट अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी हमको क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। और यही रीजन है कि जो 5D सीरीज वाले जो एलिमेंट हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वह 3D और 4D दोनों से क्या होती है, ज्यादा होती है। 3D और 4D दोनों से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर है? तो याद रखिएगा ग्रुप नंबर 4 से 12 जाने पे 3D से 4D जाने पे साइज क्या करता है,
साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेकिन जैसे ही 4D से 5D जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करता है, 3D और 4D दोनों से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो उसके पीछे रीजन क्या देंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या पुअर शेडिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। लेकिन ये ट्रेंड जो है वह देखने को थर्ड ग्रुप में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि थर्ड ग्रुप में किसी f ऑर्बिटर की एंट्री यहाँ पे नहीं होती है, लेंथरम के बाद से एंट्री होती है। इसलिए यहाँ पर एक जनरल ट्रेंड मिलता है जो ट्रेंड मिलना चाहिए। स्कैंडियम का सबसे ज्यादा, उससे कम इटर्बियम का, और उससे कम क्या हो गया, लेंथरम का। क्या हो गया, लेंथरम का। ठीक है। अब देखिए इस पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज और क्रोमियम को एक्सप्लेन करिए, या आपसे कह देगा कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक और कॉपर को एक्सप्लेन करिए। देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकेगा कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज, ठीक है, को हमको कंपेयर करना है। कंपेयर द फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए इसके क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। सबसे पहला हम कहीं लिखेंगे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमको क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलता है, 3d5 4s1, ठीक है। फिर इसे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये क्या बनाएगा, क्रोमियम +1, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये रहेगा क्रोमियम +2, इसको हम बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये क्या होगा, क्रोमियम +3, ये क्या होगा, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 3ds, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 3d5 4s0, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, 3d4, ठीक है। तो क्रोमियम का कितना है, 3d5 4s1, क्रोमियम +1 का कितना है, 3d5, और क्रोमियम +2 का कितना है, 3d4। अगर हम मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 4s2। जब हम पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकालेंगे तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीज +1 3d5 4s1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब मैग्नीज से हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 3d5 4s0। जब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो मैग्नीज में कितना चार्ज आएगा, +3, ठीक है। इसको हम बोलेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब हमको कंपेयर करना है, पहले हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किससे निकाल रहे हैं आप, 4s से निकाल रहे हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कहाँ से निकाल रहे हैं, 4s से निकाल रहे हैं। लेकिन जब यहाँ से आप 4s इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद d5 में चला जा रहा है, मतलब हाफ फील्ड बना ले रहा है। क्या बना ले रहा है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, जो कि स्टेबल होता है, जो कि क्या होता है, स्टेबल होता है। तो चूंकि अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहा है तो ये स्टेबिलिटी गेन कर ले रहा है, हाफ फील्ड गेन कर रहा है। इसलिए क्रोमियम क्या चाहेगा कि आसानी से मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं, रिलीज कर दूं, ठीक है। और जिसके कारण जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी, ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वह क्रोमियम की जो होगी वह फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आप मैग्नीज से क्या होगी, कम होगी। मैग्नीज की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्रोमियम जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्यों? क्योंकि मैग्नीज में जो आप इलेक्ट्रॉन निकालो वो 4s2 से निकालो, जो कि भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकालो तो यहाँ ये भी 4s से निकाल रहा हो, लेकिन जब इसका 4s निकालो तो ये स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, लेकिन इसके स्टेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसलिए इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम की जो होगी वो कम होगी और मैग्नीज की क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की, तो यहाँ पर सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल लो, हाफ फील्ड से निकाल लो। और जब इसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालोगे तो ये क्या गेन कर लेगा, ये अब आपका गेन कर लेगा हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालो हाफ फील्ड से निकालो, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो निकालो 4s से निकालो, और ये स्टेबल है। तो जब ये स्टेबल है तो ये इससे आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, और जब नहीं निकल पाएगा तो जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी किसकी, क्रोमियम की,
वह सेकेंड आंसर एनर्जी ऑफ मैग्नीज से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर थर्ड आंसर एनर्जी की कंपेयर करिए तो थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे D4 से निकल रहा है, और यहाँ पर थर्ड इलेक्ट्रॉन किससे निकल रहा है, D5 से निकल रहा है, जो कि स्टेबल है। D5 स्टेबल है, D4 स्टेबल है नहीं, ये पार्शियली फ्रीड है। तो अब ये स्टेबल से निकल रहा है यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन मैग्नीज में। तो अब क्या होगा कि जो थर्ड आंसर एनर्जी जो होगी वह मैग्नीज की क्या होगी, वह ज्यादा होगी थर्ड आंसर एनर्जी ऑफ किससे, क्रोमियम से। ठीक है। तो इस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड क्या होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे कंपेयर कराया जाता है कि बताइए किसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, या कह देगा कि जिंक और कॉपर के सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को आप कंपेयर करिए, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करिए। तो इसके लिए आप इसी तरीके से क्या करेंगे, आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाएंगे। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन हम किससे निकाल रहे हैं। अगर हाफ फिल और फुल्ली फेविटेट से निकाल रहे हैं तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा आएगी। अगर पासिव फिट से निकाल रहे हैं तो वहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या आएगी, कम होगी, क्योंकि स्टेबल नहीं है। और अगर कोई भी आयन या एटम अगर इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद स्टेबिलिटी गेन कर रहा है तो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और यही रीजन है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि कम एनर्जी लेकर के वो अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल करके स्टेबिलिटी क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल के स्टेबिलिटी गेन करता है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो कम एनर्जी लेकर के ही स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो ये बात हो गई आयनाइजेशन एनर्जी, या हम कह सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी का टर्म। ठीक है। तो एक बार आप जो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब एक काम ये करिएगा, अब आप हमको ये कमेंट बताइएगा कंपेयर करके कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक एंड कॉपर। ठीक है। जिंक और कॉपर की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करके हमको बताइएगा कि किसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और किसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटेलिक कैरेक्टर, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।